हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दिस इज रमीज, फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। और आज जो हमारी सेशन है वो एक अलग टॉपिक, दूसरी टॉपिक के ऊपर है, दैट इज वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारे टेस्ट सीरीज हैं, हमारी एफपीसीएस जो कोर्स है, उनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। कोर्सेज के बारे में जानना है या टेस्ट सीरीज परचेज करना है, उस लिंक पे जाएं, विजिट करें और हमारे आप साइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। एफपीसीएस में रजिस्टर करना है तो उस लिंक पे क्लिक करें और जाके अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास इंक्वायरी भी की थी कि उन्हें कुछ कोर्सेज भी खरीदने हैं, जैसे कि कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज उन्हें चाहिए कि जिस सिर्फ पॉलिटी के चाहिए या सिर्फ हिस्ट्री के चाहिए। तो उनको मैं बता दूं कि आप हमारे पोर्टल पे जाएं, वहां पे आप सिविल स्टेट सर्विसेज के जोन को सिलेक्ट करें, चूज एग्जाम, वहां साइड पे ऑप्शन आता है, वहां पे आप स्टेट सिविल सर्विसेज के जोन को सेलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आप नीचे जाएंगे तो आपको देखिएगा वहां पे वीडियो लेक्चर्स, माइक्रो कोर्सेज, ये सारे अवेलेबल है। तो माइक्रो कोर्सेज में आप जाके आपको जो भी कोर्स खरीदना है, इंडिविजुअल कोर्स जो भी खरीदना है या टॉपिक खरीदना है, तो आप वहां पे माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कोर्सेज आप वहां पे आराम से जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं हमारे पोर्टल में आपके लिए उपलब्ध है। दीज ऑल द थिंग्स, ऑल द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड ओवर देयर। अगर आप पूरी कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ माइक्रो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे, जाके आप खरीद सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में कुछ लोगों के कुछ भी ये डाउट थी कि सर ये कि हम सिविल सर्विसेज में जैसे कल्चर पढ़ते हैं, जितनी वाइड सिलेबस कवर करते हैं, तो क्या हम स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए भी हम वो सारी चीजें कवर करेंगे? तो मैं उनको ये बता दूं कि स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए आपको कल्चर उतनी डीप में कवर नहीं करनी है, उतनी डीप में एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाती है जैसे कि सिविल सर्विसेज में पूछी जाती है। ठीक है, यहां पे मोर और लेस फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतने भी डीप पूछे नहीं जाते हैं। एक आध क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभार बहुत ही डीप पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी को भी नहीं पता होता है, मोर और लेस मैक्सिमम 99% लोगों को पता नहीं होता है, और 1% को कभी किसी को पता है तो वो इधर उधर से पढ़ लेता है तो तुमको पता चल जाता है। ठीक है, तो उन एक आध क्वेश्चंस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप कल्चर की बात करें तो कल्चर पार्ट में आप जो भी हमारे स्टडी नोट्स जो मिल रहे हैं आपको, या फिर जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटीज कर रहे हो या कोई इसके अलावा कोई भी बुक कर रहे हो, तो दैट वुड सफाइस। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल्चर पार्ट में इतनी ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में करा था। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर सोशल ग्रुप, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। द लेटर वैदिक टेक्स्ट fixed social boundaries, roles, status and ritual purity for each of the groups. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, या फिर neither one nor two? इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, या दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है तो प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद एनालाइज करिए, फिर आंसर करिए। ठीक है, आज का जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है? वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे या इस टाइम पीरियड पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और आप आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए हमारे सेशन को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अभिपीडिया स्टेट की जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस क्लासेस की नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर इज बी। आंसर इज बी, दैट इज टू ओनली। द लेटर वैदिक टेक्स्ट fixed social boundaries, roles, status and ritual purity for each of the groups. लेटर वैदिक टेक्स्ट, तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो लेटर वैदिक के टाइम पीरियड पे ये जो सोशल बाउंड्रीज हैं
कि कौन से कास्ट को कौन सा रोल प्ले करना है, कौन सा कास्ट को कौन सा रोल दिया गया है। ये कब हुआ है? ये लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे जब टेक्स्ट लिखी जा रही थी तब ये बनाया गया है। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 सोशल ग्रुप, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्र ड्यूरिंग अर्ली वैदिक फेज। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अर्ली वैदिक फेज में ऐसा कुछ 4 डिवीजन नहीं थे, ठीक है, 4 डिवीजन नहीं थे। ये कब हुआ है? लेटर वैदिक फेज में हुआ है। लेटर वैदिक फेज में हुआ है, वो भी कब? जब ऋग्वेद के अंडर 10th मंडल, 10th मंडल जब बनाया गया, और 10th मंडल जो है ऋग्वेद के अंदर, उसमें फिर ये कास्ट सिस्टम के बारे में, 4 सोशल ग्रुप के बारे में बात की गई है। और वो कब होता है? लेटर वैदिक फेज के टाइम पीरियड पे होता है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is or are correct with reference to the political organization in the later Vedic period? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऋग्वेदिक पीरियड में ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में बात करनी है। देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हेरिडिटरी किंगशिप स्टार्टेड। इन दिस पीरियड ट्राइब्स हैड कंसोलिडेटेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपने फाइंड करना है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है, जैसे कि मैं हिस्ट्री की लेता हूं, रुचिका मैम किसी और सब्जेक्ट की लेती हैं, अतुल सर किसी और सब्जेक्ट के लेते हैं, तो इन सब सब्जेक्ट के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, हमारा मोटिव यही है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां से हो। ठीक है, और उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। I'm telling you repeatedly, whenever there is a statement based question, 1 or 2 or 3 statements are given over there, you need to read that statements very carefully. ठीक है, try to read between the lines. ऐसा नहीं है कि you just go for a blatant reading और आप पढ़ रहे हो और आंसर कर रहे हो। No, read the statements very carefully. There was organized system of taxation. क्या लेटर वैदिक पीरियड में ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऑर्गेनाइज हो चुकी थी? ड्यूरिंग दिस पीरियड हेरिडिटरी किंगशिप स्टार्टेड। इन दिस पीरियड ट्राइब्स हैड कंसोलिडेटेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज सी, आंसर इज सी, सी, दैट इज 2 and 3 only, 2 and 3. There was organized system of taxation. क्या लेटर वैदिक पीरियड में सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऑर्गेनाइज हो चुकी थी? नहीं हुई थी, नहीं हुआ था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के एंड टाइम पे, जैसे 600 बीसी के आसपास जब लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो रही थी, ठीक है, उस टाइम ही स्टेट सिस्टम डेवलप होने स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हियर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड, तो उस टाइम पे मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वहां पे हुई थी या नहीं थी। इस टाइम पे भी मोर और लेस दिस सोसाइटी वाज ट्राइबल, मोर और लेस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड हेरिडिटरी किंगशिप स्टार्टेड, यस। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हेरिडिटरी सिस्टम तो वैदिक पीरियड में भी था, अर्ली वैदिक पीरियड में भी था, लेकिन हेरिडिटरी किंगशिप नहीं था। ऐसा कोई नहीं था कि हाँ प्रॉपर किंगशिप, जैसे कि हम बोलते हैं एक पोजीशन किंग इज अ हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर या हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन, तो उस टाइम पीरियड पे, अर्ली वैदिक पीरियड पे ये नहीं था। हेरिडिटरी था पर हेरिडिटरी किंगशिप नहीं था। ठीक है, इन दिस, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हेरिडिटरी किंगशिप स्टार्ट हो गया था, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। In this period, tribes had consolidated into small kingdoms. Yes. Early Vedic period में क्या होता है? Importance was given to the tribe to which they belong. But in the later Vedic period, importance was given to the territory to which they belong. And the concept of Rashtra emerged in the later Vedic period. ठीक है, राष्ट्र की कंसेप्ट जब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है कि इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ट्राइब्स, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड द इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द टेरिटरी टू व्हिच दे बिलोंग। तो टेरिटरी की इंपॉर्टेंस जब होती है
ठीक है, तो टेरिटरी को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया जाता है। तो जब टेरिटरी को कंसोलिडेट किया जाता है तो वो ही फिर धीरे धीरे किंगडम्स बनते हैं। ठीक है, इन किंगडम्स को लेटर वैदिक पीरियड में पहले क्या बोला जाता है? जनपद्स, जनपद्स। और फिर बाद पे जब प्रॉपर सिस्टम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो जाती है तब फिर क्या बोला जाता है? महाजनपद्स। ये जनपद्स ही बाद में महाजनपद्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? एक टेरिटरी है छोटी सी, उसके अंदर लड़ाइयां हुई, दूसरे टेरिटरी को कैप्चर किया, फिर तीसरे टेरिटरी को कैप्चर किया, फिर चौथे टेरिटरी को कैप्चर किया। इसके बाद कैप्चर करते करते टेरिटरी जब बढ़ने लगी तो यही जनपद्स बाद में फिर महाजनपद्स बन जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, यस, जनपद्स बन चुके थे और यही जनपद्स बाद में महाजनपद्स बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइज ऑफ स्टेट सिस्टम। ठीक है, तो हियर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेटर वैदिक पीरियड से later Vedic period, how is the early Vedic period is getting transformed into a later Vedic periods, and the development that took place in the later Vedic periods and that led to the rise of state system, ये जानना बहुत ही जरूरी है और यहां पे conceptual clarity आपकी होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is or are correct with reference to the ऋग्वेद? ऋग्वेद, याद रखिएगा जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो अगर ऋग्वेदिक पीरियड अगर बोला जाता है तो समझ लीजिएगा कि अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे बोला क्या गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद जो टेक्स्ट है उसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 4 sacred canonical टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म नोन एज द वेद्स। It consists of knowledge of the physical world and spirituality. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ठीक है, read these statements carefully. Carefully पढ़ना है आपने। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ होता है। ठीक है, वहां पे कुछ concepts होते हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। Unless and until your concepts are clear, you will not be able to deliver properly. ठीक है, तो read the statements carefully. ठीक है, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप सेशन को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ए। आंसर इज ए, दैट इज इट इज वन ऑफ द 4 sacred canonical text, 4 sacred canonical text of Hinduism known as Veds। 4 हैं, ऋग, शाम, यजुर, अथर्व। ऋग, शाम, यजुर और अथर्व 4 वेद्स हैं। 4 में से एक है ये। इट इज वन ऑफ द 4 canonical, yes, this statement is correct. It consists of knowledge of physical world and spirituality. This statement is not correct. ये कहां, इसकी बात कहां पे होती है? इसकी बात ऋग्वेद में नहीं, इसकी बात अथर्ववेद में होती है। अथर्ववेद फिजिकल वर्ल्ड की और स्पिरिचुअलिटी की बात जो होती है वो किस पे होती है? वो अथर्ववेद पे होती है। तो हियर द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 ओनली। ठीक है, तो आपको ध्यान पे रहे कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। ठीक है, ब्राह्मण्स क्या बोलते हैं, अरानियक क्या बोलते हैं, उपनिषद क्या बोलता है, इनकी फिलोसफीज क्या है। तो आपको ये सारी चीजें भी पढ़नी होंगी। ठीक है, एक वेद है, एक वेद से अलग अलग फिर 4 फिलोसफीज हैं, अरानियक, ब्राह्मण्स, फिर जाके आपके उपनिषद। तो इस तरह से आपको पढ़ना है इन सब टेक्स्ट के बारे में। इन टेक्स्ट के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। When we talk about gifts made to the priest in the age of Rigved, they consisted of women slaves, cows, jewelry, land. Select the correct option. Only 2, both 1 and 2, both 2 and 4, all of the above. ठीक है, एज ऑफ द ऋग्वेद, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एज ऑफ द ऋग्वेद मीन्स अर्ली वैदिक पीरियड। When we talk about age of ऋग्वेद, that means अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या गिफ्ट दी जाती थी उस टाइम पे प्रीस्ट को? उस टाइम पे प्रीस्ट को क्या गिफ्ट दी जाती थी? विमेन स्लेव्स, काउस, ज्वेलरी, लैंड।
इनमें से, इन चारों में से कौन से हैं जो पृष्ठ को गिफ्ट दिया जाता था? मोर और लेस एन इजी क्वेश्चन, पर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अर्ली वैदिक फेज से लेटर वैदिक फेज में जब हम चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो याद रखिएगा कि पॉलिटिकल ये एस्पेक्ट्स हैं, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक फेज में जब हम आते हैं, अर्ली वैदिक फेज में पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, फिर यही एस्पेक्ट्स लेटर वैदिक फेज में जब हम आते हैं तो ये चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, और क्या क्या चेंजेस लाए जाते हैं, ये सारी चीजें समझना और पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इन चार एस्पेक्ट्स, if you are able to have a clear concept, if you are able to have a conceptual clarity of all the four aspects of transformation from early Vedic period to later Vedic period, you will be able to answer all the questions regarding it. सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो ध्यान में पड़िएगा कि कौन से स्पीयर पे क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। तो अर्ली वैदिक फेज में क्या क्या गिफ्ट दिए जाते थे? Let's see the answer. Answer is B. That is both 1 and 2. That is women, slaves and cows. ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी का तो उस टाइम पे कोई कंसेप्ट था ही नहीं, ये डेवलप ही नहीं हुआ था उस टाइम पीरियड पे इस तरह से, ठीक है। और लैंड की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द ट्राइब टू विच दे बिलोंग, ठीक है, ट्राइब, नॉट टेरिटरी। इससे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है। प्रीस्ट को लैंड जो गिफ्ट कर दिया जाता था वो बहुत बाद में हुआ है, दैट इज इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय द सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना किंगडम ने स्टार्ट किया था कि सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड्स टू द प्रीस्ट। किसने स्टार्ट किया था? सतवाहनास ने। तो अभी तक प्रीस्ट को यहां पे गिफ्ट लैंड नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो हियर द आंसर इज वुमेन, स्लेव्स एंड काउज। काउज इसलिए दी जाती थी क्योंकि उस टाइम पीरियड पे, अर्ली वैदिक पीरियड पे, जो मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका? पैस्टोरलिज्म, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन था। और उस टाइम पे जो लड़ाइयां भी होती थी, ट्राइब्स के बीच में जो लड़ाइयां भी होती थी, वो किसके लिए होती थी? फॉर द सेक ऑफ काउज, क्योंकि देश ना जमीन की इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे। मोर और लेस अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है, मोर और लेस पीपल आर नोमैडिक, एक जगह पे सेटल नहीं होते हैं। तो एक जगह पर जब तक सेटल नहीं होंगे तो जहां पे वो रह रहे हैं उस जमीन की इंपॉर्टेंस होगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे रहते ही नहीं है वो एक जगह पे। दे आर ऑन अ कांस्टेंट मूव, एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह मूव करते हैं। तो यहां पे लैंड की इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। तो उसके पास उस टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ होगा काउ, क्योंकि देवर पैस्टोरल, तो काउ, कैटल्स। तो इसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी जाती थी, जिसे एक टर्म दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं गाविस्टी। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट डज दिस टर्म रेफर टू एज, गाविस्टी का मतलब क्या होता है। और विमेन स्लेव्स भी दी जाती थी प्रीस्टों को फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक वर्क। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2, ठीक है। Let's move towards the next question, that is Sutudri, mentioned in Rigved, is a term used to denote bride, the name of a river, a plant used in the preparation of som, a sacrificial animal. सुतुद्री जो ऋग्वेद में, सुतुद्री जो टर्म है ऋग्वेद में, वो किसे डिनोट करता है? इन चारों में से किसे डिनोट करता है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सीरीज में मैं क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन अब मैंने यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, पहले जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सुतुद्री जो है ऋग्वेद में मेंशन है, व्हाट डज दिस टर्म डिनोट? अ टर्म यूज्ड टू डिनोट ब्राइड, द नेम ऑफ अ रिवर,
अ प्लांट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोम और सैक्रिफिशियल एनिमल, किसे बोला जाता है? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज बी, दैट इज द नेम ऑफ अ रिवर. कौन से रिवर का नाम सुतुद्री बोला जाता है? सतलज. ठीक है, सतलज को सुतुद्री बोला जाता है, द नेम ऑफ अ रिवर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंशियंट नेम ऑफ द रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद में आज जो प्रेजेंट रिवर है, इंडस को जैसे सिंधु बोला जाता है, सुतुद्री को सतलज को सुतुद्री बोला जाता था. ठीक है, चेनाब को अस्किनी बोला जाता था, बीज को व्यास बोला जाता था. तो ये सारी चीजें, रवि को पुरुषनी बोला जाता था. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, या फिर एंशिएंट नेम डाल के पूछेंगे कि ये कौन सा रिवर का नाम था, या मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में पंजाब को बोला जाता था सप्त सिंधु. सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स. ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज और सरस्वती. ठीक है, जिसे घग्गर भी बोला जाता है. तो सप्त सिंधु बोला जाता था पंजाब वाले एरिया को. तो एंशिएंट नेम ऑफ दोज रिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, let's move towards the next question. Question number 6. Which one of the following statements about Rigved is not correct? ठीक है, ध्यान रखिएगा, not correct. Deities were worshipped through prayer and sacrificial rituals. The gods are presented as powerful who could be made to intervene in the world of men via the performance of sacrifices. The gods were supposed to partake in the offerings as they were consumed by the fire. The sacrifices were performed in the temples. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिएगा. देखिए, इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा. whenever you are getting 4 statements regarding any question, when there is 4 statements and you are asked to find the right one, correct one or the incorrect one, please don't get confused. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपके सामने ही है. ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू डिलीवर, नो इश्यूज. तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जो भी क्वेश्चंस यहां डिस्कस कर रहे हैं उनसे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो. क्योंकि ठीक है, उस तरह के से ही क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाया जा रहा है और वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं जहाँ से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी. ठीक है, नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्टे कनेक्टेड विद अस, दैट्स इट. और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने माइक्रो कोर्सेज के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इंडिविजुअल को कुछ सब्जेक्ट ही चाहिए, सिर्फ उनके कोर्सेज ही चाहिए, तो आप हमारे पोर्टल पे जाएं, abipedia.abhimanyu पे जाएं. वहाँ पे आप एग्जाम, चूज एग्जाम, लेफ्ट साइड पे और नीचे ही चूज एग्जाम है, एग्जाम चूज, उसे आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें. वहाँ पे आपको स्टेट सिविल सर्विसेज की सब जोन मिलेगी, उसे क्लिक करें. उसके बाद आप नीचे आए, तो नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको फुल वीडियो कोर्सेज या फिर और भी जो फ्री कोर्सेज या माइक्रो कोर्सेज, तो माइक्रो कोर्सेज के सेक्शन में आप जाएं और आप इंडिविजुअली वहाँ से जो सब्जेक्ट आपने लेना है या जो टॉपिक आपने लेना है, जिसके बारे में कोर्सेज आपको चाहिए, आप वो इंडिविजुअल सिर्फ ले सकते हैं. इफ द पीपल जो पूरी कोर्स लेना नहीं चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप वहां से भी ले सकते हैं. ठीक है, नो इश्यूज विद दैट. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज डी. आंसर इज डी, दैट इज द सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अर्ली वैदिक पीरियड में क्या टेम्पल की कंसेप्ट आई थी? टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी? नहीं, टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है. टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर कहां पे स्टार्ट हो रहा है?
गुप्ता पीरियड में। सैक्रिफाइसेस वर नॉट परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स, टेम्पल्स उस टाइम थे ही नहीं। ठीक है, टेम्पल्स कब आया है? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड से टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हुई है। यहां टेम्पल्स, जहां पे डेटी को बिठाया जा रहा है और आइडल वर्शिप हो रही है, प्रॉपर एक टेम्पल हो रहा है। ठीक है, आइडल वर्शिप इस टाइम पीरियड पे आइडल वर्शिप सिर्फ दो होती थी, दैट इज यक्ष और यक्षनी। यक्ष और यक्षनी। दिस वॉज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर गॉड, कि हाँ ये यक्ष वॉज द मेल फिगर इन एंड यक्षनी वॉज द फीमेल फिगर इन। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर गॉड है, बस जस्ट एज अ सिंबल ऑफ डिविनिटी, जस्ट एज अ सिंबल ऑफ वर्शिप। हर एक रिलीजन के लोग, जैनिज्म, बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी जो लोग थे वो लोग भी यक्ष और यक्षनी को पूजते थे। ठीक है, और हिंदुइज्म में जो थे वो भी यक्ष और यक्षनी को पूजते थे। तो यहां पे कोई पर्टिकुलर गॉड को डिनोट नहीं किया जा रहा है कि हाँ ये शिव है, ये विष्णु है, जो बाद में होता है, स्टार्ट लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट होती है, वो चीजें यहां नहीं थी। ठीक है, सिर्फ यक्ष और यक्षनी को पूजा जाता था, और टेम्पल्स यहां पे नहीं है। ठीक है, टेम्पल्स यहां पे नहीं है। अगर टेम्पल्स की हम बात करें तो टेम्पल स्टार्ट कब से हो रहा है? वो बुद्धिज्म में स्टार्ट हुआ है, जैनिज्म में पहले स्टार्ट हुआ है। चैत्य और विहारास जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वो बुद्धिज्म में पहले स्टार्ट हुआ है, जैनिज्म में स्टार्ट हुआ है। हिंदुइज्म में टेम्पल्स गुप्ता पीरियड में आके स्टार्ट हुई हैं। ध्यान पे रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो हियर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज परफॉर्मेंस, sacrifices were performed in the temples. Deities were worshipped through prayer and sacrificial rituals. Yes, prayer and sacrificial rituals, ये तो हमने पढ़ा है। ऋग्वेद में क्या है? प्रेयर्स है, वही चैंट की जाती थी। The gods are presented as powerful who could be made to intervene in the world of men via the performance of sacrifice. Yes, as powerful. अर्ली वैदिक फेज में क्या वर्शिप किया जाता था? नेचर वर्शिप किया जाता था। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, और उन्हें पावरफुल, सबसे पावरफुल इंद्र को माना जाता था। क्यों? क्योंकि 250 हाइम्स वर डेडिकेटेड टू हिम। उसके बाद अग्नि, 200 हाइम्स डेडिकेटेड टू हिम। जिस गॉड के ऊपर जितना ज्यादा हाइम डेडिकेट किया हुआ है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द गॉड्स आर सपोज्ड टू पार्टेक इन द ऑफरिंग्स एज दे वर कंज्यूम्ड बाय द फायर। यस, ठीक है, द गॉड्स आर सपोज्ड टू पार्टेक इन द ऑफरिंग्स, जो बलि दी जाती थी। तो वहां पे बोला जाता था कि हाँ, जैसे कि वो चढ़ावा चढ़ा रहे भगवान के नाम पे चढ़ावा, तो ये सारी चीजें तो होती थी। ठीक है, तो हियर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ वन, दैट इज डी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड इन ऑल द 4 एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, एंड स्पेशली द स्टेटस ऑफ वुमेन, हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। जब हम पढ़ते हैं तो वही पढ़ना है कि स्टेटस ऑफ वुमेन कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, और ये 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम कैसे, हाउ डिड द 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम एमिनेटेड। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पंचाजन इन ऋग्वेद रेफर्स टू, पंचजन इन ऋग्वेद रेफर्स टू 5 ट्राइब्स ऑफ आर्यंस, 5 ट्राइब्स ऑफ नॉन आर्यंस, 5 हेड्स ऑफ अ विलेज, या हेड्स ऑफ 5 विलेजेस। पंचजन ऋग्वेद में किसे डिनोट करता है? ठीक है, पंचजन। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटीज भी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपको ये यू विल बी एबल टू क्रैक द कोड ऑफ दिस वर्ड इजिली, आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी है, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है, कि जन किसे बोला जाता था, तो फिर आप आराम से आंसर कर पाओगे। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ए, आंसर इज ए, दैट इज 5 ट्राइब्स ऑफ आर्यंस। ठीक है, अब ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में 2 नॉन आर्यंस की बात की गई है, दैट इज दासाज एंड दास्यूज, जो यहां के इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स थे, जिन्हें उस टाइम पे डाउन रोडन पीपल माना जाता था।
जैसे कि शूद्र बोला जाता है, शूद्र माना जाता था, ठीक है, डाउन ट्रोडन पीपल, जिसके साथ यहां पे आर्यंस आए थे तो इनको ही हरा के और फिर यहां पे टेरिटरी कैप्चर की थी और अपने आप को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो पंच मीन्स व्हाट? 5। पंच मीन्स व्हाट? 5। जन मीन्स ट्राइब, जन मीन्स ट्राइब। तो 5 ट्राइब्स ऑफ ऋग्वेद की बात है तो आर्यंस की ही बात होगी, ठीक है। तो 5 ट्राइब्स ऑफ आर्यंस, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ विलेज नहीं है तो हो ही नहीं सकता। ऋग्वेद में ऐसी चीजें कुछ मेंशन नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वहां कुछ मेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हेड्स ऑफ 5 विलेजेस, नो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 5 ट्राइब्स ऑफ आर्यंस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the correct chronological order in which the following appeared in India? Correct chronological order कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर क्या हुआ, the development that took place. तो सबसे पहला कौन? गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स, आयरन प्लॉ, अर्बन कल्चर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर रिसेंट, इन चारों में से कौन से हैं? ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ये सारे लेटर वैदिक टाइम पीरियड के डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि लेटर वैदिक पीरियड पे व्हाट ऑल थिंग्स लेड टू द राइज ऑफ स्टेट सिस्टम इन इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, 3412, 3421, 4312, 4321। और एक चीज यहां पे आपको दिखना है कि अपियर्ड इन इंडिया, यहां पे सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, अपने आप को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा और वहां इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहां पे रिलेट मत करिएगा, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में भी थी। अगर यहां पे इंडियन सब कंटिनेंट बोला जाए तो फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंसीडर करेंगे, बट यहां पे सिर्फ इंडिया बोला गया है तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट्स को यहां कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। आंसर इज बी, आंसर इज बी, दैट इज 3412। 3412 सबसे पहले क्या? आयरन, यस बिल्कुल, 1000 बीसी के आसपास आयरन। फिर क्या? अर्बन कल्चर। अब जब आयरन आ गया तो आयरन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब आयरन आ गया तो लोगों को नई अगर हम बात करें तो नई रोजगार भी मिलने लगे, काम मिलने लगे, एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी तो ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो अर्बन कल्चर डेवलप हुआ। अर्बन कल्चर डेवलप जब हो गया तो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे जो ट्रेड होती थी वो बार्टर सिस्टम पे होती थी, और बार्टर सिस्टम की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो उसे ओवरकम करने के लिए फिर कॉइन्स बनाए गए, पंचमार्क कॉइन्स आए, उसके बाद फिर गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स कब आया? जब इंडो ग्रीक्स आए तो फिर इंडिया पे गोल्ड कॉइन्स लेके आए। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? 3412। पहले आयरन, फिर आयरन की वजह से एक अर्बन कल्चर, और अर्बन कल्चर जब आ गई तो ट्रेड होने लगा, और ट्रेड की जो अपनी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की उसे ओवरकम करने के लिए क्या हुआ? सिल्वर कॉइन्स आ गए, पंचमार्क कॉइन्स, उसके बाद फिर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन्स, अर्लीस्ट जो कॉइन्स थे वो पंचमार्क कॉइन्स, वो मेनली ज्यादातर किसके बने होते थे? सिल्वर के बने होते थे, ठीक है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 3421। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉर्स ऑफ वैदिक एज वर मेनली ड्यू टू, वैदिक एज में जो लड़ाइयां होती थी वो किन कारणों से होती थी? रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट राइवलरीज, टेरिटोरियल एक्सपेंशंस, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज डी, आंसर इज डी, दैट इज, आंसर इज डी, दैट इज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिलीजियस डिफरेंसेस तो थे ही नहीं, ऋग्वेद में एक ही रिलीजन था,
रिलीजन ऐसे प्रॉपरली स्टैब्लिश भी नहीं था, देवर नेचर वर्शिपर्स, तो इनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे नहीं। कास्ट राइवलरीज नो, कास्ट राइवलरीज थी नहीं, द सोसाइटी वाज वेरी मोर और लेस इगैलिटेरियन एट दैट पॉइंट इन टाइम। कास्ट राइवलरीज, कास्ट सिस्टम तो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ था, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन नो, इंपॉर्टेंस वाज नॉट गिवन टू द टेरिटरी विच दे बिलोंग, इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ट्राइब्स टू विच दे बिलोंग, तो दैट्स व्हाई क्या होता था, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, इन तीनों में से कोई कारण नहीं था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, एंट्री ऑफ आर्यंस और थ्योरी प्रोपाउंडर कि आर्यन के एडवेंट को लेके किन किन लोगों ने क्या क्या थ्योरी प्रोपाउंड की। किसने बोला तिब्बत से आए थे, किसी ने बोला सेंट्रल एशिया स्टेपीज से आए थे, किसी ने बोला था आर्टिक से आए थे। तो इन तीनों में से वो कौन लोग थे जिसने ये थ्योरीज दी थी, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन यहां पे है, दैट इज ए बी सी, यहां पे ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इन तीनों थ्योरीज को जो दी गई थी कि तिब्बत से आए या सेंट्रल एशिया स्टेपीज से आए या आर्टिक से आए, इन तीनों में से कौन कौन से लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी थी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है और ये एफपीसीएस के हमारी जो कोर्स चल रही हैं, ये सारे, इन सब के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में विजिट करें और आप अपने आप को वहां पे एफपीसीएस में रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्स परचेज करना चाहे या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहे तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स, हमारे पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं, अभिमन्यु से पहले कोचिंग ले चुके हैं, उनके लिए भी कुछ डिस्काउंट्स हैं, कंसेशंस हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। उन डिस्काउंट एंड कंसेशन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि कौन से कूपन कोड लगाना है और कौन से कूपन कोड के लिए या कौन से डिस्काउंट कंसेशन के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, दैट इज 1 2। मैक्स म्यूलर ने क्या बोला था, सेंट्रल एशिया स्टेपीज, एनसीईआरटीज में आर एस शर्मा में क्लियरली दिया हुआ है मैक्स म्यूलर की थ्योरीज, यहां वो सेंट्रल एशिया स्टेपी रीजन से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि नहीं, उनकी थ्योरी ये बोलती है कि आर्यन जो है वो तिब्बत रीजन से आए थे, ठीक है। और तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यंस जो थे वो आर्टिक रीजन से आए थे, ठीक है, आर्टिक रीजन से आए थे। तो ये सारी थ्योरीज इन लोगों ने प्रोपाउंड की थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे सेशन। आज के लिए हमारी सेशन यहीं तक है। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कुछ भी इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स है हम आपको क्लियर करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। नो इश्यूज विद दैट। पिछले क्लासेस में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो गए थे जिसके कारण कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम चैट बॉक्स पे, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट और आज ऐसा कुछ ना हो और हम आराम से कम्युनिकेट कर पाएं। कोई भी इशू है आप चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं, विल गेट बैक टू यू, नो इशू विद दैट, ठीक है। तो होप सो you people have got to learn something from this session. Please study hard, पढ़ते रहें और stay connected with us. We'll try to help you as much as possible. ठीक है, तो have a nice day. Thank you.